ठीक है बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट से। देखिए, सबसे पहले हम लोगों के पास में कॉन्सेप्ट आता है कि आखिर ये ऑल्टरनेटिंग करंट है क्या, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमारे डे टू डे लाइफ में कहाँ पे काम आता है, इसको प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, और व्हाई वी आर यूजिंग ऑल्टरनेटिंग करंट ओनली, हम किसी दूसरे करंट को क्यों नहीं यूज करते। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि आखिर ये ऑल्टरनेटिंग करंट है क्या। हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस चल रहे हैं, टीवी, फ्रिज, कूलर, माइक्रोवेव, एसी, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जिस करंट से चलते हैं वो हमारा होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। हम उसे क्या कहते हैं, वी कॉल इट द ऑल्टरनेटिंग करंट। तो मतलब हमारे घर में जो भी आप अभी टीवी देख, आप अगर लैपटॉप को आपने चार्जिंग में लगा रखा है या फिर आपने लाइट्स को ऑन कर रखा है, तो ये जितने भी एप्लीकेशन, मतलब ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जिस करंट को यूज कर रहे हैं, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। इवन अगर मैं आपको एक डेटा बताऊं तो मैं कहूंगी कि हमारे आसपास में जो करंट यूज होता है उसमें 99% हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट का यूज करते हैं और 1% हम लोग डायरेक्ट करंट, जिसे हम डीसी कहते हैं, उसका यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे 99% ऑल्टरनेटिंग करंट यूज कर रहे हैं, जो कि हमारे घरों में, जैसे मैंने आपको बताया कि बल्ब, आपका ट्यूबलाइट्स, फैन, कूलर, एसी, जो भी हम लोगों ने टीवी, फ्रिज जो भी लगा रखा है, वो सब ऑल्टरनेटिंग करंट का यूज कर रहे हैं और उसकी मदद से वो फंक्शन करते हैं। अब यहाँ पे एक और मैंने वर्ड बोला है, दैट इज डीसी, और यू कैन से डायरेक्ट करंट। तो आखिर ये डीसी कहाँ पे यूज होता है? देखो, जब आप टीवी चलाएंगे तो टीवी को आपने प्लग में लगा रखा है, वहां पे मैंने कहा ऑल्टरनेटिंग करंट आ रही है। लेकिन अब टीवी में आपको चैनल चेंज करना है, तो चैनल चेंज करते टाइम आप क्या करते हैं, रिमोट का यूज करते हैं। रिमोट के अंदर छोटी छोटी बैटरीज लगी हुई रहती है और उन बैटरीज की हेल्प से वो रिमोट चलता है। तो जो वो बैटरी जो करंट प्रोवाइड कर रही है, दैट इज द डीसी करंट। तो जो छोटी छोटी बैटरी से हम लोगों को करंट मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं डीसी करंट। ठीक है, कई बार तो हम ऐसी बैटरीज का यूज करते हैं जो बैटरीज रिचार्जेबल होती है, हम ऑल्टरनेटिंग करंट की हेल्प से उन बैटरीज को चार्ज भी कर सकते हैं। तो हमारे पास में मेनली करंट के लिए कितने तरह के करंट है, वन वी हैव द ऑल्टरनेटिंग करंट, अनदर वी हैव द डायरेक्ट करंट। सबसे ज्यादा जो यूज होता है दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट, और जो डीसी है वो थोड़ा सा कम यूज होता है। अब बात आती है कि आखिर ऐसा क्यों है, वाई वी आर यूजिंग ऑल्टरनेटिंग करंट मोर एंड वी आर यूजिंग डीसी लेस, मतलब इसका क्या कारण है। तो देखिए, कोई भी चीज हम ज्यादा कब यूज करते हैं, जो हमें बहुत ही इजीली, कन्वीनियंटली अवेलेबल होती है। तो जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, इसको प्रोड्यूस करना बहुत इजी है, ये हमें बहुत आसानी से चीप पड़ता है, हम इसको बहुत ही कम रेट्स में अवेलेबल रहता है। अब जब हम कह रहे हैं कि एसी हमें इजीली अवेलेबल है, बहुत आराम से, अच्छे से हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको प्रोडक्शन कैसे होगा, प्रोडक्शन के लिए हमने जो हमारा प्रीवियस चैप्टर किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें लास्ट में हमारे पास में है इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर के कॉन्सेप्ट में हमने ऑल्टरनेटिंग करंट का प्रोडक्शन देखा था। तो जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो एग्जैक्टली क्या करता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेटर में हम दो मैग्नेट्स लगाते हैं, उन दो मैग्नेट्स के बीच में किसी कॉइल को रखते हैं और ये जो कॉइल है इसको हम रोटेट करवाते हैं, तो हम लोगों को ऑल्टरनेटिंग करंट मिल जाती है। तो क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करना बहुत इजी है, हम किन्हीं भी दो मैग्नेट्स के बीच में किसी भी कॉइल को रोटेट करवा के इजीली हम इसे प्रोड्यूस कर लेते हैं और लार्ज अमाउंट में ये प्रोड्यूस हो जाती है, इसलिए ये सस्ती भी पड़ती है और इसका मोस्ट ऑफ द टाइम यूज भी रहता है। तो पहला कारण तो हम यहाँ ये कह देते हैं कि इसका प्रोडक्शन इजी है, प्लस ये दूसरा, ये काफी ज्यादा इकोनॉमिकल होती है, सस्ती पड़ती है। दूसरी बात आती है कि आखिर डीसी को कैसे बनाया जाता है। एसी का प्रोडक्शन तो हमने देख लिया कि एसी कैसे बनती है, नॉर्थ और साउथ के बीच में हमने कोई भी रोटेटिंग कॉइल को रखा
और तो मैकेनिकल एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा। अब बात आती है आखिर डीसी को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। तो देखो, डायरेक्ट करंट को जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो डायरेक्ट करंट में क्या किया जाता है, इस तरह से कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है, एक हम एनोड लगाते हैं, एक कैथोड लगाते हैं, और यहाँ पे फिर क्या होता है, हमारे पास में करंट प्रोड्यूस होता है। तो जब भी हम डीसी को यहाँ पे बना रहे हैं तो डीसी में हमें क्या यूज हो रहा है, डीसी में हम लोगों को केमिकल्स यहाँ पे लग रहे हैं, डीसी में हमें एक इलेक्ट्रोड बनानी पड़ रही है, एक कैथोड, मतलब इलेक्ट्रोड्स में एक कैथोड है, एक एनोड है, तो मतलब इसका खर्चा बहुत आता है, खर्चा आता है। और उसके बाद में कुछ टाइम बाद में अगर सेल हमारे रिचार्जेबल नहीं है तो वो बैटरीज हमारी खराब हो जाती है, हमें उनको फेंकना है, रिमोट में हमें दूसरी सेल लगाने। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एसी हमारा ज्यादा कन्वीनियंट है इन कंपैरिजन टू डीसी। दूसरा, एसी सस्ता भी पड़ता है। अगर हम तीसरे डिफरेंस की बात करें एसी और डीसी में, तो तीसरा डिफरेंस ऐसा आता है कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट है वो ऑल्टरनेटिंग करंट को हम बहुत लंबी लंबी डिस्टेंसेस तक ट्रैवल करवा सकते हैं। मतलब जो ऑल्टरनेटिंग करंट है वो एक वेव की फॉर्म में यहाँ पे इस तरह से चलती है। अभी जो ये वेव का स्ट्रक्चर है वो भी मैं आपको समझाऊंगी इसमें क्या है। अभी हम वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द एसी एंड डीसी एंड व्हाई वी आर प्रेफरिंग एसी ओवर द डीसी। तो कहते हैं कि जो हमारी एसी है वो बहुत लंबे लंबे लॉन्ग डिस्टेंसेस को बहुत इजीली कवर कर लेती है, जबकि जो डीसी है वो लंबे डिस्टेंसेस को ट्रैवल नहीं कर पाती। अब जब एसी लॉन्ग डिस्टेंसेस को ट्रैवल कर रही है तो उसमें जो पावर का लॉस होता है वो भी बहुत कम होता है। अगर हम डीसी को कोई भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल करवाएंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा पावर के लॉसेस होंगे और जो आउटपुट मिलेगा वो हमें बहुत ही कम मिलता है। वहीं कंपैरेटिवली अगर हम एसी की बात करें तो एसी बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस मिनिमम पावर लॉस के साथ में ट्रैवल कर सकता है। फोर्थ, हमारा यहाँ पे जो कारण है एसी को प्रेफर करने का वो ऐसा है कि हम एसी जब भी करंट यूज कर रहे हैं तो उसमें जो वोल्टेज होता है उस वोल्टेज को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। मतलब हमारे पास में एक ट्रांसफॉर्मर नाम का एक पर्टिकुलर डिवाइस होता है, उस ट्रांसफॉर्मर में क्या किया जा सकता है, जो एसी वोल्टेज है उसको ज्यादा भी कर सकते हैं और जो एसी वोल्टेज है उसको कम भी कर सकते हैं। तो हमारे पास में एक सुविधा ये उपलब्ध है कि एसी वोल्टेज ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, जबकि डीसी में ऐसा कुछ नहीं है। डीसी में हमें जो एक पर्टिकुलर वहां पे वोल्टेज है वही हम लोगों को मिलेगा, कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता बहुत ही इजीली। नेक्स्ट हमारे पास में इसके लिए एक बात है कि अगर हम एसी यूज कर रहे हैं और इन केस हमें लगता है कि हमें जरूरत एसी की नहीं है, हमें डीसी की जरूरत है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द रेक्टिफायर्स। रेक्टिफायर नाम के कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जिनके बारे में हम लोग सेमीकंडक्टर फिजिक्स जब पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब पढ़ेंगे, उस टाइम में हम इसकी बात करेंगे। तो जो रेक्टिफायर्स हैं, रेक्टिफायर्स का यूज करके कोई भी ऑल्टरनेटिंग करंट जो है उसे डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। और जो ये हमारा यहाँ पे वोल्टेज का कन्वर्जन है कि हम एसी वोल्टेज को अप कर रहे हैं या एसी वोल्टेज को हम डाउन कर देते हैं, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। आप लोगों ने आई होप नाम भी सुना होगा बहुत बार ट्रांसफॉर्मर्स का। हमारे घरों के बाहर लिखा हुआ घरों के बाहर बहुत सारे बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स लगे हुए होते हैं। तो वो ट्रांसफॉर्मर्स क्या करते हैं, जो भी एसी है उस ऑल्टरनेटिंग करंट का जो वोल्टेज है उसको कम या ज्यादा करने के काम आते हैं। अब आप कहोगे कि आखिर रेक्टिफायर कहाँ लगा हुआ होता है, तो आपका जो फोन को चार्ज करने वाला चार्जर होता है ना, उस चार्जर के अंदर भी रेक्टिफायर लगा हुआ होता है। तो मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ऐसे होते हैं जिनमें हम रेक्टिफायर लगाते हैं ताकि हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दें। हम बहुत सारे ऐसे ट्रांसफॉर्मर्स का यूज करते हैं जो हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देती है जो भी ऑल्टरनेटिंग करंट है। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि हमारे पास में बहुत सारे यहाँ पे बेनिफिट्स है
जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट को यूज करते हैं। तो इसलिए 99% टाइम वी आर यूजिंग द ऑल्टरनेटिंग करंट, और हमारा डीसी जहाँ पे रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे हम डीसी भी यूज कर लेते हैं। जो सोलर सेल्स होती है, अगर आप लोगों ने कभी सुना हो कि आजकल हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ बहुत जा रहे हैं, तो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो उसलिए हम सोलर सेल का यूज करते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने घरों के ऊपर सोलर सेल लगाई हुई रहती है। जो सोलर सेल होती है वो सोलर एनर्जी को डायरेक्ट करंट में देती है, मतलब वो डीसी बनाती है। लेकिन हमें घरों में ऑल्टरनेटिंग करंट यूज करना है, तो हम क्या करते हैं, एक ट्रांसफॉर वहां पे एक डिवाइस लगाते हैं जो क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जो इस काम को करते हैं। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि आखिर ये ऑल्टरनेटिंग करंट का क्या मतलब है। अभी हम लोगों ने ये समझा कि हमारे पास में दो तरह की करंट होती है, एक ऑल्टरनेटिंग, एक डायरेक्ट। हमने कहा हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ऑल्टरनेटिंग का, बहुत कम यूज़ करते हैं डायरेक्ट करंट का। हमने उन दोनों के बेनिफिट्स देख लिए कि ऑल्टरनेटिंग करंट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इन कंपैरिजन टू डीसी, इसलिए उसका ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। और बनती कैसे है, एसी जनरेटर से बहुत इजीली ऑल्टरनेटिंग करंट को बनाया जा सकता है। ऑल्टरनेटिंग करंट और डीसी, देखो डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट को हम ग्राफ की हेल्प से समझेंगे। अगर मैं करंट, यहाँ पे आप करंट भी ले सकते हो, आप इसे वोल्टेज भी ले सकते हो। हमने एक्स एक्सिस पे टाइम ले रखा है। अगर टाइम के साथ अगर हमारा करंट में कोई चेंज नहीं आ रहा, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो इसका मतलब है हम किसकी बात कर रहे हैं, हम डायरेक्ट करंट की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट करंट क्या होती है, जो टाइम के साथ में चेंज नहीं होती, उसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट करंट। ठीक है, अब हमारे पास में हम लेते हैं एसी को। एसी हमें क्या कह रहा है, एसी हमें कहता है कि अगर एक्स एक्सिस पे आपने टाइम ले रखा है, वाई एक्सिस पे आपने करंट ले रखा है, और टाइम के साथ में जो ये आपका करंट है वो चेंज हो रहा है, दैट टाइम वी से दैट इट इज व्हाट, इट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। तो डायरेक्ट करंट जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती, वो एक स्ट्रेट लाइन देती है। वहीं जो ऑल्टरनेटिंग करंट है वो टाइम के साथ में चेंज होती है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान रखना, टाइम के साथ चेंज हो रही है बट अब्रप्टली चेंज नहीं हो रही। ऐसा नहीं हो रहा है कि अभी जो करंट था वो कैसा था, वो आपका कुछ इस तरह से था, फिर कम हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया। मतलब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, आपको एक सिमेट्री में ग्राफ मिल रहा है, आपको एक यूनिफॉर्मिटी में ग्राफ मिल रहा है। तो जब सिमेट्री और यूनिफॉर्मिटी में ग्राफ मिल रहा है, इसका मतलब एक फिक्स टाइम इंटरवल में ये फिक्स्ड तरीके से अपने आप को चेंज करती है, ये अब्रप्टली चेंज नहीं करती है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट हमारी टाइम के साथ वेरी नहीं करती, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देती है। जो हमारी ऑल्टरनेटिंग करंट है वो टाइम के साथ वेरी करती है और हमें कुछ इस तरह का ग्राफ देती है जिसे हम साइन वेव फंक्शन या फिर कॉस वेव फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। हम इसे साइन वेव या फिर कॉस वेव की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ओके, आदित्य कह रहे हैं कि मैम आपका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच आदित्य, थैंक यू वेरी मच। ओके, ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ एसी और डीसी के फिर से डिफरेंसेस यहाँ पे लिख रखे हैं। एसी का, डीसी का जो भी डेफिनेशन है, हमने कहा कि अगर टाइम के साथ करंट चेंज नहीं हो रहा देन इट विल बी डीसी। अगर टाइम के साथ करंट चेंज होता है दैट टू पीरियोडिकली, एक सिमेट्री में, तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से इन दोनों के जो भी डिफरेंसेस हैं वो हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। अब मैं आपको जो हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट का वेव फंक्शन है उसको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ कि ये किस तरह से रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास में यहाँ पे कोई एक ऑल्टरनेटिंग करंट है। अब इसमें कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमें पता होनी चाहिए। हम इसे यहाँ पे 0 से लेते हैं। ये जो इसका मैक्सिमम डिस्टेंस है फ्रॉम द बेस लाइन, किसी भी वेव का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है फ्रॉम द बेस लाइन, उसे हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड।
दिस इज नॉन एज द एम्पलीट्यूड। ये नाम पता रखना, ठीक है, ये नाम पता रखना ताकि अच्छा, एक बच्चे ने पूछा है, कुशाल ने, कि मैम न्यूमेरिकल भी कराएंगे क्या? बेटा न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी मैं, जब ये हमारी थ्योरी पूरी हो जाएगी उसके बाद में एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे और एनसीईआरटी की बुक के जो बैक क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी के जो चैप्टर के लास्ट में होते हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम्पल्स और एनसीईआरटी ये दोनों हम सॉल्व करने वाले हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो होते हैं वो ऐप पे अलग रहेंगे, ओके, वो अभी मतलब लाइव क्लास में नहीं होंगे, वो अलग हम लोग उनको पढ़ेंगे, अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं पहले। तो दिस इज एम्पलीट्यूड। उसके बाद में ये जो हमारे पास में पार्ट है पॉजिटिव साइड वाला, इसे हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट, और जो ये नेगेटिव पार्ट है इसे हम लोग बोलते हैं ट्रफ। और एक क्रस्ट और एक ट्रफ, इन दोनों के मिला के बनती है एक वेवलेंथ। हम क्या बनते हैं इसको? एक वेवलेंथ कब बनेगी? जब एक कंप्लीट ऑसिलेशन को हम लेते हैं, एक क्रस्ट और एक ट्रफ दोनों को मिला के वेवलेंथ बनती है। वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड से हम क्या समझते हैं। मतलब ये हमारे पास एक ऑल्टरनेटिंग वेव है, एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल, यहां से 0 से स्टार्ट किया, दिस इज t/2, दिस इज t, इस तरह से हम इसका टाइम पीरियड ले रहे हैं। तो टाइम पीरियड से हमारा मतलब है वो टाइम पीरियड क्या है? एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में जो टाइम लगता है उसे हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन कौन सा माना जाएगा? एक क्रस्ट प्लस एक ट्रफ वाला। तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में जो टाइम लगता है हम उसे टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से हमारा मतलब है कि एक सेकंड में जो वेव है वो कितने ऑसिलेशंस कर रही है। ठीक है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी से हमारा क्या मतलब है? एक सेकंड में कितना नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हो रहा है। ठीक है, एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है जिसे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है, हम जस्ट अ सेकंड, ओके चल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स हो गए जो हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? ये हम लोग वेव के बारे में पढ़ रहे थे। ऑल्टरनेटिंग वेव, एसी इज प्रिफर्ड ओवर डीसी बिकॉज जो भी हमने बात यहाँ पे कही। उसके बाद मैंने कहा था कि हम क्या करते हैं, कोई भी वेव होती है उसे करंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हम इसे इसके वोल्टेज या फिर ईएमएफ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हम इसे साइन वेव फंक्शन से भी डिफाइन कर सकते हैं और हम इसे कॉस की फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो, करंट को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर हम कॉस की फॉर्म में लिखें तो I इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। यहाँ पे जो आई नॉट है ये रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम करंट को। मतलब कोई भी एक वेव जा रही है, उस वेव का जो मैक्सिमम करंट होगा, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ये करंट ले रखा है, दिस इज टाइम, तो दिस इज व्हाट, दिस इज द मैक्सिमम करंट, तो दिस विल रिप्रेजेंट द आई नॉट। कई जगहों पे जो ये हमारे पास में आई नॉट है इसे हम लोग आई एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास में करंट है, टाइम है, इसका आपके पास में आई नॉट आ गया, दैट इज द मैक्सिमम करंट। साइन की फंक्शन, अब ये जो ओमेगा टी है, ओमेगा क्या है हमारे पास में? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और जो ओमेगा है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास में ये होता है 2 पाई बाय टी। कुछ इस तरह से हम इसका फॉर्मूला लेते हैं, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और जो हमने यहाँ पे टी लिख रखा है, दिस टी इज व्हाट, द टाइम पीरियड। तो वोल्टेज और करंट दोनों की फॉर्म में ये लिखा जा सकता है। आई क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, और जो आई नॉट है इसे हम पीक वैल्यू और द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन टी। अब देखो 2 पाई अपॉन टी को आगे लिखा है हमने 2 पाई न्यू या 2 पाई एफ। ये किस लिए लिखा? क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है हमारी किसके बराबर? 1 अपॉन
टाइम पीरियड के बराबर, मतलब 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हुए। तो F इज इक्वल्स टू 1/T है, तो इसलिए ओमेगा क्या था 2π/T। तो अपॉन T मतलब हम इसको किस में लिख सकते हैं 2π इंटू फ्रिक्वेंसी, और जो फ्रिक्वेंसी है उसको हम लोग न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए हमने ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π इंटू न्यू लिख रखा है। दिस इज द रीजन। वेवलेंथ हमने बताई दिया आपको, नंबर जो भी आपका द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस इज नॉन एज वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। टाइम पीरियड क्या होगा द टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। एम्पलीट्यूड क्या होता है द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द बेस लाइन, द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द वेव फ्रॉम द बेस लाइन इज नॉन एज एम्पलीट्यूड। चलो ठीक है, अब हम कहते हैं कि जब भी कोई ऑल्टरनेटिंग करंट पास हो रही है तो हम बहुत सारे सर्किट बनाएंगे। भाई घर में हमारे ऑल्टरनेटिंग करंट पास होती है तो सर्किट बनते हैं। अब जो सर्किट बनते हैं उन सर्किट्स में हम कुछ डिवाइसेस लगाते हैं, जैसे कि हम लोगों ने जब ओम्स लॉ पढ़ा था तो हम कहते थे कोई वायर है, उस वायर में से करंट फ्लो हो रहा है और वोल्टेज हम लोगों ने दे रखा है उसको, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, वहां पे करंट बही, एक रेजिस्टेंस हम लोगों ने लिया था। तो मोस्टली जो सर्किट्स थे उनमें हम रेजिस्टेंस लगा रहे थे। तो अब जब ऑल्टरनेटिंग करंट बहता है तो जब भी हम कोई सर्किट बनाते हैं तो उस सर्किट में हम क्या लगाते हैं, उस सर्किट में हम लोग रेजिस्टेंस लगाते हैं, उस सर्किट में हम लोग इंडक्टर लगाते हैं और हम वहां पे कैपेसिटर भी लगाते हैं। तो ये जो हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर है इसमें हम इन तीनों को किसी भी सर्किट में ऐड करके देखेंगे। हम देखेंगे कि हमने कोई एक सर्किट बनाया जिसमें सिर्फ हमने रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे हमने ऑल्टरनेटिंग करंट दे दी। देखो ये वाला जो सिंबल होता है ना वो ऑल्टरनेटिंग करंट का होता है, और एक हमारे पास में यहाँ पे एक सिंबल होता है जो कुछ इस तरह का होता है, ये डीसी के लिए होता है, ये हमारा बैटरी का सिंबल होता है। तो दिस इज फॉर द डायरेक्ट करंट, दिस सिंबल इज फॉर द ऑल्टरनेटिंग करंट। बाकी दोनों ही क्या कर रहे हैं, दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, जिससे कि करंट फ्लो हो जाए। तो यहाँ पे ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। तो एक सर्किट में हमने क्या लगाया है, एक सर्किट में हम लोगों ने रेजिस्टेंस लगा रखा है, दूसरा हम एक सर्किट को स्टडी करेंगे जिसके अंदर हम इंडक्टर लगाएंगे। इंडक्टर अगर आप लोगों को याद आ रहा हो प्रीवियस चैप्टर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा था, तो जब इंडक्शन पढ़ा था तब हमने इंडक्टेंस की बात की थी और इंडक्टेंस और इंडक्टर्स को हमने वहां पे स्टडी किया था। तो ये वाली चीज आप लोगों को प्रीवियस क्लास से पता चल जाएगी, इंडक्टर वाली जो भी बात है। तीसरा हम यहाँ पे कैपेसिटर को लगाएंगे। देखो जो कैपेसिटर्स होते हैं उनके बारे में भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। तो हम सर्किट्स बना रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के, जिसमें रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं, इंडक्टर यूज करते हैं, कैपेसिटर यूज करते हैं। हो सकता है कि हम इन तीनों का एक साथ भी यूज करें, तो हमारे पास में कुछ सर्किट ऐसे भी होंगे जिनमें हम इन तीनों को यूज करके एक यहाँ पे सर्किट बनाएंगे और हम देखेंगे कि आखिर यहाँ पे वोल्टेज, करंट, जो पावर है वो सब किस तरह से वेरी करते हैं और कैसे हमें पावर मिलेगा, क्या यहाँ पे आगे आउटपुट आएगा। जब भी किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस हमने लगा रखा है तो हमने कहा यहाँ पे हमने कोई ईएमएफ ई ले रखा है, कोई करंट आई पास हो रहा है और रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे लगा रखा है। तो हमें ओम्स लॉ से पता है कि V इज इक्वल्स टू क्या होता है IR। अब यहाँ पे वोल्टेज की जगह हमने क्या लिया है EMF, तो हम इसे लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू IR। ठीक है, अगर आपको करंट चाहिए तो करंट का फॉर्मूला हो जाएगा E/R। जो पहला वाला हमारा सर्किट है उसकी मैं बात कर रही हूँ। अब आपके पास में यहाँ पे दूसरा सर्किट है, दैट इज अबाउट द इंडक्टेंस। इंडक्टर है यहाँ पे, तो हम इंडक्टर को L से रिप्रेजेंट करते हैं, सेल्फ इंडक्शन वाली जो बात है। सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होता है, ये जो हमारा सर्किट है इसमें क्योंकि हमने यहाँ पे AC सोर्स लगा रखा है, तो जब AC सोर्स लगाया तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा। जब करंट फ्लो होगा तो हम कहते हैं कि जब करंट में चेंज आएंगे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा,
मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इस सर्किट के अंदर एक इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। तो अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझना है सेल्फ इंडक्टेंस या इंडक्टर वाला, तो इसके लिए आप लोगों को मेरी पुरानी वाली क्लास देखनी पड़ेगी, दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखो, और बेटा आप जो पूछ रहे हो ना कि आप जनरेटर भी पढ़ाओगे क्या, जनरेटर भी मैंने पिछली वाली क्लास में पढ़ा दिया है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आप ऐप पे जाइए, ऐप पे आपको वहाँ पे मेरे कुछ पेड कोर्सेज होंगे, उनमें सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे और वहाँ पे आपको ये सारा इलेक्ट्रिक जनरेटर और इंडक्टेंस इन सब की बात आपको वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे। देखिए आपके पास में यहाँ पे करंट आ रहा है। अच्छा, आप अगर ऐप पे जाते हैं और ऐप पे आपको लग रहा है कि जो कोर्सेज दिए हुए हैं और जो पेड कोर्सेज हैं उनका प्राइस बहुत ज़्यादा अगर आपको लगता है, तो आप ऐसा कीजिएगा, मुझे एक टेक्स्ट कर दीजिएगा, आप अपना नाम लिख के मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि आपने मेरा ये वाला क्लास अटेंड किया था, तो मैं आपको एक प्रोमो कोड दे दूंगी। वो जो प्रोमो कोड रहेगा उससे आपको 70 to 80% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। देन यू कैन वॉच ऑल द लेक्चर्स जहाँ पे बहुत डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम फोकस करते हैं यहाँ पे दूसरे वाले सर्किट पे जिसमें हमने इंडक्टर को लगाया हुआ है। जब हम यहाँ पे इंडक्टर लगा रहे हैं तो मैंने कहा यहाँ पे क्योंकि एसी सोर्स दिया है, एसी सोर्स दिया तो यहाँ पे करंट गया। अब क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट है तो करंट कंटिन्यूएशन में यहाँ पे चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है तो मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से यहाँ पे एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। और वो इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, जिस करंट की वजह से ये इंड्यूस्ड करंट पैदा हुआ है ये उसी करंट को अपोज करने लग जाएगा। और ये वाला जो प्रोसेस है उसे हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। मतलब ये एक ही आपका सर्किट है, इसी के अंदर क्या हुआ है, इंड्यूस्ड करंट आया है और वो इंड्यूस्ड करंट क्या कर रहा है, इस अल्टरनेटिंग करंट को अपोज करेगा जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है। डन है। तो अब यहाँ पे अगर हम ईएमएफ की बात करें तो वो हमारा होता है -L d∅/dt। ये ईएमएफ हम लोग यहाँ पे लिख के रखते हैं। अगर पहले हम रेजिस्टेंस ले रहे थे तो रेजिस्टेंस में हमें ईएमएफ क्या मिला, E = IR। अब अगर हमने इंडक्टर लगाया है तो इंडक्टर में हम लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा E = -L d∅/dt। तीसरा है हमारे पास में कैपेसिटर। देखो कैपेसिटर जो है इसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, Q = CV। V हमारा क्या हो जाएगा, Q/C, और जो वोल्टेज है इसी को हम EMF कह रहे हैं। यहाँ पे EMF को आप स्मॉल e से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट विल बिकम E = Q/C। तो ये तीन सर्किट है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पहले में रेजिस्टेंस का यूज करेंगे, V = IR। दूसरे वाले में हम यहाँ पे इंडक्टर लगाएंगे और आपका जो EMF है दैट विल बी -L d∅/dt। तीसरे वाले में हम यहाँ पे कैपेसिटेंस लगाएंगे और वो हमें दे देगा E = Q/C। डन है। तो पहला हमारे पास में क्या है, पहले अपने पास में यहाँ पे ये कुछ सर्किट्स हो गए जिनमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटर। फिर एक सर्किट पढ़ेंगे जिनके अंदर इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट करके और हम I और V की वैल्यूज देखेंगे और पावर डिसिपेशन देखेंगे। यहाँ पे हमने जो टॉपिक लिखा है दैट इज मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। अब बात आती है आखिर मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी से हमारा मतलब क्या है। देखो मीन वैल्यू से हमारा क्या मतलब है, कोई भी आपके पास में यहाँ पे ये ऑल्टरनेटिंग करंट इस तरह से जाएगा तो हम क्या देख रहे हैं, विद टाइम ये जो करंट है वो चेंज हो रहा है और जो करंट है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है आपको। जब ये करंट यहाँ है, टाइम पीरियड आपके पास में यहाँ है, तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे करंट की कुछ अलग वैल्यू है, यहाँ पे कुछ वैल्यू है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। तो मतलब टाइम के साथ में जो करंट की वैल्यू है वो कंटिन्यूएशन में क्या हो रही है, वो कंटिन्यूएशन में चेंज हो रही है। तो हमें क्या करना पड़ता है, नाउ वी हैव टू टेक वन एवरेज वैल्यू। तो हम यहाँ पे एक एवरेज वैल्यू लेते हैं
और उसे ही हम मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब आप क्या देखोगे, अगर हम इस एवरेज वैल्यू को पूरे एक साइकिल के लिए यहाँ पे कंसीडर करें तो ये आपका पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल है। तो पूरा एक बार पॉजिटिव गया, फिर एक बार नेगेटिव आया, तो ये क्या कर देता है, ये वाला इसको कैंसिल आउट कर देता है, और जो पूरा हमारा साइकिल आता है इसके लिए जो एवरेज वैल्यू आती है वो 0 के बराबर आ जाती है। तो हम पूरे साइकिल को कभी कंसीडर नहीं करते हैं जब भी हम यहाँ पे जितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो भी डेरिवेशंस करेंगे, तो हम ऑल्टरनेटिंग करंट का ये पूरा का पूरा ऐसे साइकिल कंसीडर नहीं करेंगे। हम टाइम पीरियड को t नहीं लेके चलेंगे, हम टाइम पीरियड को यहाँ पे t/2 लेके चलेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, t/2 इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि अगर पूरा ले लेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा। हम आधा लेके फिर यहाँ पे जो भी हमारी वैल्यूज हैं उनका मीन या फिर एवरेज ले लेंगे, तो इससे हम लोगों को यहाँ पे मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या है मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, हाफ साइकिल के लिए हम लोग इसको हमेशा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलो, मीन और एवरेज वैल्यू में हम अगर इसे डिफाइन करें तो डेफिनेशन हमारी क्या कहती है, देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि हम दो कोई भी यहाँ पे सर्किट लेंगे, दो सर्किट में हम क्या कर रहे हैं, एक जो हमारा सर्किट है उसमें हमने यहाँ पे लगा रखा है ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, और जो दूसरा हमारा सर्किट है उसमें हमने बैटरी लगा रखी है, हमने डीसी लगा रखा है। ये हमने दो सर्किट यहाँ पे कंसीडर करें। आप देखो ये वाला जो है इसमें हमने क्या लगाया है, इसमें हमने ऑल्टरनेटिंग करंट, यहाँ पे हमने जो सर्किट लिया है उसमें क्या लगा रखा है, एक डीसी पावर सप्लाई लगा रखी है। यहाँ पे रेजिस्टेंस आर है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस आर है। अब हमें डेफिनेशन क्या कह रही है, इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट which would send the same amount of charge through a circuit in the time of half cycle as is sent by the AC through the same circuit in the same time, ठीक है। मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू में हमने दो यहाँ पे ये सर्किट लिए, अब हम इनको कंपेयर कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ मैंने यहाँ पे एक डीसी वोल्टेज लगा रखा है और यहाँ से किसी एक करंट को हम पहुंचा रहे हैं। अब करंट को पहुंचा रहे हैं कितने टाइम के लिए, t/2 टाइम के लिए, और सेम टाइम में हम क्या कर रहे हैं, सेम टाइम में एक ऑल्टरनेटिंग करंट भी ले रखा है और इतने ही टाइम के लिए हम यहाँ पे भी चार्जेस को फ्लो करवा रहे हैं। तो अगर दोनों को हम कंपेयर करें तो हम कहेंगे कि जितना चार्ज ये वाला जो सर्किट है वो t/2 टाइम में भेजेगा, उतना ही चार्ज ये वाला जो सर्किट है वो t/2 टाइम में भेजेगा। उस वैल्यू को आप एवरेज और मीन वैल्यू कह सकते हो। तो ये कुछ छोटा सा चार्ज, मतलब देखो जब भी आप, एक हम पढ़ेंगे आरएमएस वैल्यू, एक हम पढ़ते हैं मीन वैल्यू। मीन वैल्यू में हम चार्ज को कंसीडर करते हैं और जो आरएमएस वैल्यू है वहां पे हम हीट को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हमने चार्जेस की बात की और करंट की, तो करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। अगर चार्ज यहां से लें तो इट विल बी करंट इनटू टाइम, ये हो जाएगा। अब अगर हमें इस चार्ज की वैल्यू पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, चार्ज की अगर वैल्यू पता चल जाए तो हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं Q अपॉन टी, और टी कितना है हमारे पास में, हाफ टाइम, ठीक है, हाफ टाइम है। तो अब ये कैसे पता करेंगे चार्ज की वैल्यू, सबसे पहले हमने क्या लिखा, Q होता है किसके बराबर, I इंटू टी के बराबर। कहां से कहां तक हम साइकिल को लेके जाएंगे, 0 से t/2 के साइकिल तक हम इसको लेके जाएंगे। पूरा साइकिल क्यों नहीं ले रहे हैं, पूरा इसलिए क्योंकि वो 0 हो जाता है, इसलिए हम हाफ साइकिल के लिए मीन वैल्यू यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। I जो है, I की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I0 sin ओमेगा t इंटू dt। ये हमने स्टार्टिंग में ही कंसीडर कर लिया था, I इज इक्वल्स टू I0 sin ओमेगा t होता है। अब देखो I0 हमारा क्योंकि कांस्टेंट है तो हमने इसको बाहर निकाल लिया और हमने यहाँ पे क्या किया, हमने कहा Q इज इक्वल्स टू 0 टू t, I0 बाहर आ गया और हमें साइन ओमेगा t को dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। साइन ओमेगा t का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज माइनस कॉस ओमेगा t,
और इस t के साथ में जो यहाँ मल्टीप्लाइड होता है उसको हम नीचे यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये इंटीग्रेशन हो गया, मतलब ये एक फॉर्मूला है, साइन ओमेगा टी विल बी इक्वल टू माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, इसके बराबर। ओमेगा की जगह अगर 2 होगा तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, अगर ओमेगा की जगह a होगा तो डिवाइड बाय a हो जाएगा। वो अकॉर्डिंगली हम फॉर्मूला लगाते हैं। लिमिट क्या लगेगी 0 से t/2 तक की। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है इसलिए हम बाहर ले आए, तो दिस इज माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा। अब हम यहाँ पे इस लिमिट को पुट करते हैं, तो कॉस ओमेगा t की जगह हमने t/2 लिखा और कॉस 0, ठीक है। कॉस 0 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, तो ये वाली वैल्यू हमें 1 पता चल गई। अब देखो जो ओमेगा है, ये ओमेगा के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ओमेगा की जो वैल्यू होती है दैट इज 2 पाई अपॉन टी के बराबर होती है। ऐसा मैंने आप लोगों को बहुत स्टार्टिंग में बता दिया था। अगर मैं यहां से ओमेगा, इस टी को इधर ले आओ, ओमेगा टी लेती हूं, तो क्या ये 2 पाई के बराबर आएगा? तो हमने क्या किया, ये जो ओमेगा टी है यहाँ पे, ये वाली वैल्यू, इसकी जगह 2 पाई यहाँ पे पुट कर दिया और डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे डिवीजन में 2 है, तो 2 से 2 पाई हमने ओमेगा 2 की जगह लिखा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया, ये कॉस पाई बच गया। कॉस पाई माइनस कॉस 0, जो कॉस पाई होता है उसकी वैल्यू होती है -1 के बराबर, और जो कॉस 0 होता है उसकी वैल्यू होती है 1 के बराबर। तो ये हो गया -1 -1, इस तरह से हम इधर -1 किसके बराबर हो जाएगा, -2 के। यहां भी एक नेगेटिव है हमारे पास में, ठीक है। ये नेगेटिव कहां से आया था, ये नेगेटिव आया था जब हमने साइन ओमेगा टी को चेंज किया, तो माइनस कॉस ओमेगा टी यहां पे आया। ये माइनस हमारा कहां से आया, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है इसलिए। ये 2 से क्या, ये 2 हमारा यहाँ -2 आ गया, इस -2 को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज Q इज इक्वल्स टू 2I0 अपॉन ओमेगा। ये वाला जो डेरिवेशन है इसमें कौन सी वैल्यू कैसे आई, ये सबको क्लियर है क्या? एक बार मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता दो बेटा। अगर नहीं क्लियर है तो मैं ये दोबारा करके बता दूंगी आपको कि किस तरह से आया। यहाँ पे हमें चार्ज को कंसीडर करना होता है, मीन वाली जो हम वैल्यू निकालते हैं, आरएमएस वैल्यू निकालेंगे तो हम हीट को कंसीडर करेंगे, ठीक है। ओके ठीक है बेटा, मैं इसको एक बार दोबारा से बता देती हूँ। चलो इसको एक बार हम दोबारा करते हैं, यहीं पे इसको एक बार स्टार्टिंग से ही दोबारा ही कर लेते हैं। चलो फिर से करते हैं बच्चों इसको, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। अगर नहीं समझ में आएगा तो 1 बार 2 बार 3 बार जैसे भी होगा वी विल डू इट, ओके। चलो देखो, हम जब भी रूट मीन वाली जो वैल्यू निकालते हैं, मीन वैल्यू, तो हम चार्ज की बात करते हैं, चार्ज की बात करते हैं और हमें करंट निकालना है। तो आपको कंसीडर करना, आपको ऐसा सोचना है चार्ज और करंट इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। तो हम जब सोचेंगे तो हमें पता चलेगा चार्ज और करंट में क्या रिलेशन होता है। करंट जो होता है हमारा, उसका फॉर्मूला होता है चार्ज फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या फिर फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ये फॉर्मूला हमने बहुत पहले पढ़ा था, तो हमें ये रिलेशन पता चल गया कि करंट और चार्ज में ये रिलेशन होता है। अब हमें करंट पता करना है, तो हम करंट पता करना है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि फ्लो हम चार्जेस का करवा रहे हैं, तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे ये जो एक वेव हमें बनाई है, इस वेव में हमें मीन वैल्यू पता करनी है कि आपका यहाँ पे इस वाले में मीन करंट क्या आएगा। मीन करंट क्या आएगा, तो हम इसका एवरेज लेंगे पूरे का, तो वो हमें मीन दे देगा। Q चाहिए तो I इंटू टी कर सकते हैं, तो Q आपके पास आ गया I इंटू टी। यहाँ पे हमने क्या पुट किया है, Q इज इक्वल्स टू I इंटू डी टी। अब देखो ये डी टी और जो इंटीग्रेशन है उसका क्या रिलेशन होता है। हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि जैसे हमें इस पूरे साइकिल के लिए यहाँ पे कोई वैल्यू पता करनी है, जब पूरे साइकिल के लिए वैल्यू पता करनी है तो हम हमारे पास में एक तरीका ये होता है
कि हम कोई भी एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए, जो हमारा ये वाला टाइम पीरियड है, इसके लिए हम वैल्यू को पता कर लें और फिर हम उसका एवरेज ले लें। ठीक है, तो एवरेज ले लेंगे मतलब उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें टोटल साइकिल के लिए वो चीज मिल जाती है। तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हम इस तरह करते हैं। डिफरेंशिएशन मतलब किसी छोटे से हम पार्ट के लिए कोई चीज को पता करते हैं और अगर उस छोटे से पार्ट को फिर हम पूरा लिमिट लगा के इंटीग्रेट कर देते हैं, मतलब वो पूरे के उसका मीन या एवरेज हमें दे देता है। तो हम क्या कर रहे हैं, छोटे से पार्ट के छोटे से टाइम पीरियड के लिए चार्ज पता कर रहे हैं और अगर उसे हम पूरे के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से लेके t/2 तक, तो वो हमें क्या दे देगा, वो हमें एक एवरेज वैल्यू दे देगा। ये ऐसा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का रूल है हमारे पास। तो हमने कोई छोटे से टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे dq चार्ज था और dt टाइम के लिए हमने इस dq चार्ज को पता करना है। अगर पूरे के लिए हमें पता करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करते हैं तो जो dq होता है वो हमें q दे देता है और i डॉट dt है, तो i किसी भी वेव के लिए क्या होता है, i नॉट साइन ओमेगा t, और dt हमारे पास में यहाँ पे है ही i इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। हमने पहले ही कंसीडर कर रखा है किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए जो i होता है वो होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी और जो EMF होता है दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपको याद रखना है हमेशा ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए, ये सेम ही इक्वेशन रहेगी। अब जब हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इंटीग्रेट करते टाइम जो हमारा आई नॉट है वो कांस्टेंट है, तो इसलिए हमने इसे बाहर ले लिया। Q इज इक्वल्स टू आई नॉट और अंदर रह गया साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। अब हमें इसे क्या करना है, अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है। तो जो साइन ओमेगा टी है उसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी और यहाँ जो वैल्यू होती है उसे हम नीचे लिख देते हैं। ये फॉर्मूला है और ये 0 टू t/2 लिमिट लगा दी। ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का जो हमें याद रखना पड़ता है। ठीक है बच्चों, जो ये फॉर्मूला है इसको क्या करना पड़ता है, इसे हमें याद रखना पड़ता है। अब कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो इट विल बी आई नॉट माइनस, ये ओमेगा फिर से कांस्टेंट है तो हमने बाहर ले लिया इसको, कॉस ओमेगा इनटू जो ये टाइम पीरियड था उसकी जगह आ जाएगा t/2 माइनस कॉस ओमेगा और टाइम की जगह क्या आ जाएगा 0। ये इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। जब हम इसे इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं तो अब इधर की साइड देख करते हैं एक बार इसको। अब यहाँ पे जब सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास में Q बराबर क्या आ रखा है, आई नॉट अपॉन ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 माइनस, अब देखो ओमेगा को 0 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब ये वाली टर्म हमारी किसके बराबर हो जाएगी, ये हमारी 0 के बराबर हो जाएगी। तो ये माइनस यहाँ पे कॉस 0 हो गया, ये वाला कॉस 0 हो गया हमारे पास में। अब आगे देखते हैं, आई नॉट अपॉन ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी। ओमेगा टी जो है उसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, जब मैं आपको क्या बता रही थी, मैंने जब ये वाली चीज बताई आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, तो आई नॉट हमारी क्या होती है, पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू। जो ओमेगा है दैट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी हमारा क्या है, टाइम पीरियड। तो ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन टी, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर मैं t को इधर ले आऊं तो इट विल बी ओमेगा t इज इक्वल्स टू 2 पाई, ये कुछ ऐसे होगा। हमारे पास यहाँ ओमेगा t लिखा हुआ है तो हम ओमेगा t को किसमें कैसे लिख सकते हैं, हम इसको 2 पाई लिख सकते हैं। तो दिस विल बिकम 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 माइनस कॉस 0। हमने ये इतना कर लिया। अब ये जो 2 है ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास आया Q इज इक्वल्स टू आई नॉट अपॉन ओमेगा माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0। जो कॉस पाई होता है उसकी वैल्यू होती है -1 के बराबर, तो हम यहाँ पे आई नॉट अपॉन ओमेगा कॉस पाई जो है उसे हम -1 यहाँ पे लिखेंगे
और एक माइनस हमारा इधर पीछे लगा हुआ है, और -0 की जो वैल्यू होती है दैट इज व्हाट, दैट इज 1 के बराबर। ये जो माइनस कॉस, ये माइनस जो हमने यहाँ ले रखा है, ये हमारा पूरे पे यहाँ पे बाहर की साइड में लगेगा, इसको बाहर लेना है। ये पूरे के लिए है, मतलब ये पूरी जो क्वांटिटी है उसके लिए है, सिर्फ कॉस पाई के लिए माइनस नहीं है। तो -1 हो गया कॉस पाई की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू हो गई -1। तो ये हो गया आपके पास -I0 अपॉन ओमेगा, एंड दिस विल बी -2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और Q हम लोगों को क्या मिल गया यहाँ पे, 2I0 अपॉन ओमेगा। तो ये कुछ इस तरह से हमें Q इज इक्वल्स टू 2I0 अपॉन ओमेगा मिला है। ये इस तरह से मैथ्स हम लोगों ने की है। डन, ये वाली चीज क्लियर है अभी कि मैथ्स किस तरह से हुई है। देखो कॉन्सेप्ट हमारे पास में एक थ्योरी है, एक मैथ्स है। एक बार मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स देख लो आप यहाँ पे जो हमने इस वाले में कर रखी है, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो भी समझा दूंगी। अभी मैथ्स का स्टेप बाय स्टेप आपको पता होना जरूरी है कि किस तरह से हमारा ये जो मैथ्स के जो भी टर्म्स मैं लिख रही हूँ यहाँ पे वो कैसे आ रही है। ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या कि ये मैथ्स हमने कैसे की, यहाँ पे किस तरह से कैसे आया। ओके, सोनू कुमार बोल रहे हैं डन। ओके चलो ठीक है बच्चों, तो हमारे पास में Q क्या आ गया यहाँ पे, Q आपके पास में आ गया था कितना, हमारे पास में जो Q है वो आया 2I0 अपॉन ओमेगा के बराबर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद में अगर हम इफ I एवरेज इज द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर द फर्स्ट हाफ साइकिल, तो हमारे पास में Q एवरेज क्या आएगा। देखो एक हमारा फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां से T हम इधर ले जाते हैं तो I एवरेज इंटू T इज इक्वल्स टू Q। अब यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो हम हाफ साइकिल लेके चल रहे हैं, तो जो मैंने यहाँ पे T/2 लिखा है ना, वो इसलिए लिखा है क्योंकि हम हाफ साइकिल को यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। तो I एवरेज इंटू हाफ साइकिल है इसलिए T/2 लिख रहे हैं। अगर फुल साइकिल होता तो हम T भी लिख सकते थे, लेकिन हाफ साइकिल है इसलिए T/2 लिख रहे हैं। एक हमारे पास Q किसके बराबर आया है, 2I0 अपॉन ओमेगा के बराबर। तो हम इन दोनों को यहाँ पे इक्वेट कर सकते हैं। एक आपके पास फॉर्मूला आया Q इज इक्वल्स टू 2I0 अपॉन ओमेगा, दूसरा हम ले रहे हैं यहाँ पे I एवरेज इंटू T अपॉन 2 हाफ टाइम के लिए। जब इन दोनों को हम यहाँ पे इक्वेट करेंगे और I एवरेज को आप अब निकालते हो यहाँ से, तो ये 2 को इधर ले जाओ और जो ये T वह है इसे नीचे ले आएंगे, तो दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम 4I0 अपॉन ओमेगा T। ये हमारा I एवरेज के बराबर आएगा। कैसे आएगा एक बार फिर से बताती हूं आपको। हमने क्या किया, हमने कहा I एवरेज हमारे पास किसके बराबर है, Q अपॉन T के बराबर। यहां से Q की वैल्यू अगर मैं पता करूं, T को इधर ले आओ, I एवरेज इंटू T। अब T क्योंकि हाफ साइकिल कंसीडर कर रहे हैं इसलिए T/2 लिख दिया, तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। दूसरा अभी अभी हमने सॉल्व किया था, वहां से हमारे पास Q की वैल्यू क्या आई, 2I0 अपॉन ओमेगा। दिस इज these are the two equations जो Q को represent कर रही है। तो अब दोनों A1 और 2 दोनों सेम है, तो हम लिख सकते हैं I एवरेज T/2 इट इज इक्वल्स टू 2I0 अपॉन ओमेगा। मुझे यहाँ से I एवरेज की वैल्यू चाहिए, मीन एवरेज वैल्यू मतलब जो करंट की एवरेज वैल्यू है वो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ ले आते हैं, तो दिस इज 2 इंटू 2 4I0 अपॉन इस T को यहाँ नीचे ले आओ, दिस इज ओमेगा T, कैपिटल T स्मॉल t जो भी लिखना है, ये हो गया। ओमेगा T जो है वो अगेन अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था किसके बराबर होता है, ये 2 पाई के बराबर होता है। 2 पाई के बराबर कैसे होगा, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है 2 पाई अपॉन T, तो T को आप इधर लगाओगे तो 2 पाई के बराबर। तो हम ओमेगा T की जगह क्या लिख देते हैं, 4I0 अपॉन 2 पाई।
जब हम ये लिखेंगे 2 से 2 ये 4 कैंसिल, तो आपको आई एवरेज की वैल्यू क्या मिलती है? आई एवरेज यहाँ पे मिल जाता है 2I0 अपॉन पाई के बराबर। ठीक है, ये वाला आपको आई एवरेज का एक फॉर्मूला मिलता है। मतलब जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसकी अगर मीन वैल्यू चाहिए, एक एवरेज वैल्यू चाहिए कि वो हाफ साइकिल में कितना करंट वहां पे फ्लो हो रहा है, कितना एवरेज करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला आता है आई एवरेज इज इक्वल्स टू 2I0 अपॉन पाई के बराबर। ये फॉर्मूला आपको मिलता है। अगर हम पाई की यहाँ पे वैल्यू लिख दें, अगर हम पाई की वैल्यू लिख दें, और पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू होती है 3.14 या फिर 22/7। ये वैल्यू अगर हम पुट करते हैं यहाँ पे, तो हमें जो मिलती है, मतलब अगर आप 2/3.14 को सॉल्व करेंगे तो आपको जो ये वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 0.637 इंटू I0। ये वैल्यू हम लोगों को मिल जाती है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो एवरेज वैल्यू होगी किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट में, वो कितनी होगी? उसकी 63.7% होगी मैक्सिमम वैल्यू के। अब इसे कैसे समझ सकते हैं? मैंने कहा फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो अजमेर से जयपुर, या फिर आप किसी सिटी ए से कोई सिटी बी में जा रहे हो और आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो। तो गाड़ी जब ड्राइव कर रहे हो तो हो सकता है कहीं पे आपकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर हो। अच्छा बेटा, आज ही बताऊंगी सारे सर्किट्स के बारे में। ठीक है, तो ए स्टेशन से बी स्टेशन गाड़ी जा रही है, कभी हो सकता है बीच में आपकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर हो, कभी 60 किलोमीटर पर आवर हो, कभी 80 किलोमीटर पर आवर हो, कभी 20 किलोमीटर पर आवर हो। तो हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि जब आप ए से लेके बी तक गए तो ए से बी तक जाने में आपकी एवरेज स्पीड क्या थी? मतलब हो सकता है कभी ज्यादा थी, कभी कम थी। एक पीक टाइम था जब आपकी एवरेज स्पीड कितनी थी? 80 किलोमीटर पर आवर थी। तो हम जब एवरेज निकालते हैं तो एवरेज हम क्या कहते हैं? किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट की जो पीक वैल्यू है उसका 63.7% आता है। दैट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट। और डेरिवेशन कैसे करते हैं हम एवरेज वैल्यू निकालने के लिए? एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हम डेरिवेशन करते हैं डी क्यू इज इक्वल्स टू आई डॉट डी टी, और यहाँ पे आई की जगह I0 साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। और फिर हम क्या करते हैं? I0 को बाहर निकाल लेते हैं, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी है, इसको इंटीग्रेट करके माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा करते हैं, 0 से t/2 की वैल्यू रखते हैं। तो आपको Q किसके बराबर मिल जाता है? 2I0 अपॉन ओमेगा के बराबर। एक आपका जो Q होता है वो होता है I एवरेज इंटू t/2 के बराबर। दोनों को वैल्यूज को पुट करते हो और आप I एवरेज की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हो। तो दिस इज हाउ यू विल बी डूइंग द डेरिवेशन फॉर द मीन और एवरेज वैल्यू। नेक्स्ट है आपके पास में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। रूट मीन स्क्वायर, देखो जो रूट मीन स्क्वायर है यहीं से आप लोगों को वैल्यू मिल जाएगी। आपको कहा रूट, तो आपने ऐसे रूट बना दिया, फिर आपसे बोला मीन स्क्वायर वैल्यू, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। कुछ इस तरह से हम मीन निकालते हैं और स्क्वायर करते हैं। तो हमने कहा मीन हमने निकाला, और मीन का आप यहाँ पे पूरे का अगर स्क्वायर करना चाहते हो तो पूरे का भी कर सकते हो। तो दिस इज हाउ वी से द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट जब हम पता करते हैं तो हम यहाँ पे हीट के कॉन्सेप्ट को लेते हैं। हम कहेंगे कोई भी दो सर्किट ले लेते हैं, एक में डीसी सप्लाई है, एक में एसी सप्लाई है। अब हमें क्या करना है? जो एसी सप्लाई जो है उसका हमें हीट पता करना है कि कितना प्रोड्यूस हो रही है। तो हम यहाँ पे डीसी सप्लाई में अगर कोई भी करंट को पास करवाएंगे, या फिर यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट में हम किसी भी करंट को पास करवाएंगे, तो हीट तो प्रोड्यूस होगी ही। तो जितना अमाउंट ऑफ हीट हमारा यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट को किसी हाफ साइकिल के लिए फ्लो करवाने में लग रहा है, वही हमारा यहाँ पे IRMS के बराबर हो जाएगा। मतलब कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो आपको जब भी डेरिवेशन करना है तो ध्यान रखना है कि IRMS में हम हीट के कॉन्सेप्ट को लेंगे और मीन वैल्यू में हम चार्ज के कॉन्सेप्ट को लेंगे।
अब जब हम हीट की बात करते हैं तो जूल्स स्क्वायर लॉ ऑफ हीटिंग, ये हमने सबने पढ़ रखा है जूल्स लॉ के बारे में। जूल्स लॉ क्या कहता है, आई स्क्वायर आर टी। हीट हमारी क्या होती है, जूल्स लॉ कहता है H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। आई इज करंट, आर इज रेजिस्टेंस, टी इज टाइम पीरियड। मतलब जो हीट प्रोड्यूस होगी वो किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी सबसे पहले करंट के ऊपर। अगर बहुत ज्यादा करंट सर्किट में से पास हो रहा है तो हीट भी उतनी ज्यादा पास होगी। अगर सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है तो भी हीट बहुत ज्यादा पास होगी। और अगर टाइम बहुत ज्यादा टाइम के लिए करंट पास हो रहा है तो वहां पे भी हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो इस तरह से हमारे पास में जो हीट है उसका फॉर्मूला आता है H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ये हमारे पास में फॉर्मूला रहेगा। पहले हम क्या करेंगे, किसी छोटे से टाइम इंटरवल के लिए हीट को देखेंगे और फिर अगर हम उसे 0 टू T/2 से इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें कंप्लीट हाफ साइकिल के लिए हीट प्रोड्यूस्ड पता चल जाएगी। तो अगर छोटे टाइम पीरियड के लिए पहले लेंगे तो इट विल बी DH इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर डॉट डी टी। अब अगर हम इसे 0 से T/2 तक के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं तो इसका मतलब हमें ये क्या मिल जाएगा, हाफ साइकिल के लिए कितनी हीट प्रोड्यूस हुई वो हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते टाइम DH हमने लिख रखा है, यहाँ पे हमने लिख रखा है आई स्क्वायर आर इंटू डी टी और लिमिट ली है 0 टू T/2। जो हमारा रेजिस्टेंस है वो हम यहाँ पे कांस्टेंट ले रहे हैं क्योंकि सर्किट के लिए जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी कांस्टेंट। और I की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी और उसका स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी। इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को यहाँ पे करना है। अब इंटीग्रेशन करना है तो हम क्या करेंगे, इसे आई नॉट स्क्वायर आर, ये तो कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लिया। आपके पास यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, ये चीज बच गई। कैसे आया ये, जब आप इसको स्क्वायर करोगे तो ये आई नॉट स्क्वायर भी स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी होगा। आई नॉट स्क्वायर और आर ये कांस्टेंट है इसलिए हमने बाहर ले लिया और अंदर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी रह गया। अब देखो जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी है वो बहुत इजीली इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, ठीक है, वो बहुत आराम से इंटीग्रेट नहीं हो पाता। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता कि हम उसको सीधे सीधे इंटीग्रेट कर दें। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक मैथ्स का फॉर्मूला है जो कहता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ऐसे करके हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसका हम यहाँ पे यूज करते हैं। कितने बच्चों को ये वाला फॉर्मूला पता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बायो के भी होते हैं जो फिजिक्स पढ़ते हैं बट उनको मैथ्स के बहुत सारे फॉर्मूले नहीं पता होते। मैथ्स के जो बच्चे होंगे उनको ये फॉर्मूला बहुत इजीली पता होगा, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ ये वाला फॉर्मूला पता है तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे H लिखते हैं आई नॉट स्क्वायर आर और जो हमारा साइन स्क्वायर ओमेगा टी है उस साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिख देते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 और लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे, 0 टू T/2, यहां तक हम इसकी लिमिट लगाएंगे। ओके, अभी हम इसको इंटीग्रेट ही कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इसको dt लिख रहे हैं, अभी लिमिट बाद में लगेगी। चलो अब जब इंटीग्रेशन होगा तो H इज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर आर, ये 2 को हम बाहर ले आते हैं तो 2 हमारा बाहर की साइड आ गया, अंदर क्या बच गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा इंटू हमारे पास में dt। ये हमारे सॉरी देखो अब यहाँ पे एक बार देखना हमने यहाँ पे क्या गड़बड़ करी, हमने जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी था उसको हमने थीटा की फॉर्म में लिख दिया। हमारा ओमेगा टी तो थीटा की फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा ना, कॉस 2 थीटा हम इसको नहीं लिख सकते, हमें यहाँ पे ओमेगा टी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको थीटा नहीं लिख के व्हाट यू विल बी राइटिंग इट, यू हैव टू राइट इट ओमेगा टी, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ गया, आपके पास आ गया आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर डी टी था, H इज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर आर, ये हमने कॉमन ले लिया। 0 से t तक की हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगा रखी है, लिमिट लगा रखी है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी,
मतलब थीटा नहीं लिखना, क्योंकि हम ओमेगा टी को कंसीडर कर रहे हैं तो हम थीटा नहीं लिखेंगे, वी हैव टू राइट व्हाट, वी हैव टू राइट ओमेगा टी। ये 2 जो है इसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये बाहर आ गया, तो बाहर हमारे पास हो गया आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2। अब आपके पास अंदर क्या बच गया, अंदर हमारे पास बच गया 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, ये हमारे पास बच रहा है। तो हम इसको 1 डॉट डी टी माइनस इंटीग्रेशन कॉस 2 ओमेगा टी डॉट डी टी, ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास में लिखा जा सकता है। 1 डॉट डी टी जो होता है उसका जो भी हमारे पास में आएगा दैट विल बी टी ओनली, मतलब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टी मिलेगा, माइनस अब हमारे पास cos 2 ओमेगा टी है, तो cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है sin 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। इस तरह से हमारे पास में ये इंटीग्रेशन रहेगा। तो हमने सेम यही किया, ये हमारे पास t आ गया यहाँ पे माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, ये हमारे पास में फाइनल आया। चलो, अगर ये वाली इतनी मैथ्स आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर इस वाले लाइन में आपको कहीं पे भी मैथ्स में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे रिपीट करने के लिए बोल सकते हैं, मैं आपको रिपीट करवा दूंगी इस वाली चीज को अगर किसी को दिक्कत है। और अगर आपको ये मैथ्स के सारे स्टेप्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं तो फिर हम आगे मूव करते हैं, इसके बाद वाला डेरिवेशन हम आगे का करेंगे। रिपीट करना है बच्चों या फिर आगे बढ़ना है, जल्दी बता दीजिए। अगर आपको कहीं पे भी मैथ्स में दिक्कत है तो आई कैन रिपीट इट, जल्दी बताइए वेदर आई हैव टू रिपीट। ओके ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। ओके बेटा, ओके चलो, तो फिर हम आगे बढ़ें। बाकी बच्चे भी एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए वेदर वी हैव टू स्टे हियर एंड रिपीट इट और वी हैव टू गो अहेड, शुड वी मूव। ओके 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 ठीक है बच्चों, चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे ओमेगा टी है। अब जब ओमेगा टी है तो ओमेगा टी की जगह पे, जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया है कि हम ओमेगा टी की जगह क्या लिख सकते हैं, हम 2 पाई लिख सकते हैं ओमेगा टी की जगह। अगर ओमेगा टी की जगह मैं यहाँ पे 2 पाई लिखूंगी तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम साइन 4 पाई डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, ऐसा वाला आ जाएगा। और हम कहेंगे साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, इन सब की वैल्यू कैसी होती है, इन सब की वैल्यू होती है 0 के बराबर। किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। जैसे हम कहते हैं ना कि कॉस पाई की वैल्यू -1 आई थी, लेकिन साइन 4 पाई की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 आती है बट साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है लेकिन साइन 90 जो होता है उसकी 0 नहीं होती। तो सिमिलरली हमारा जो साइन 4 पाई होता है उसकी वैल्यू क्या आती है, उसकी वैल्यू आती है 0 के बराबर। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया, ये तो कैसा हो गया, ये तो 0 हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, आई नॉट स्क्वायर आर टी अपॉन 2, यही बचा हमारे पास में। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पे लिख रहे हैं h इज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर आर टी अपॉन 2, और जो आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 है इसे हम लिखते हैं आई आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। और ये आर टी हमारा यहाँ पे इस तरह से आ गया, ठीक है। तो h हमारे पास में क्या है, एक हमारे पास में यहाँ पे है, एक सेकेंड, इसको आप लिखेंगे, अच्छा जो हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है वहां से h क्या होता है हमारा आई स्क्वायर आर टी होता है, और हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो जो अब यहाँ पे हमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, जो 2 हमने सर्किट देखे थे, तो एक सर्किट के लिए तो हमें क्या मिल गया, h ये है, और दूसरे वाले सर्किट के लिए हमारे पास में हीट कौन सी है, ये वाली है। जब ये दोनों हीट एनर्जी इक्वल होगी तभी ही हमें IRMS मिलेगा। तो एक सर्किट के लिए ये, दूसरे सर्किट के लिए ये, दोनों को जब इक्वेट हम
लिखते हैं, दोनों को जब इक्वेट करते हैं, ओके, क्लास कब तक होगी बेटा, अभी तो अपन पढ़ रहे हैं, हाफ एन आवर की क्लास अभी और ले लेंगे और उसके बाद में हम बाद में इस चीज को कंटिन्यू कर लेंगे। तो अभी एक बार आधे घंटे तक तो हम पढ़ते हैं, आधे घंटे के बाद में देखते हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे तो आगे फिर इसको कंटिन्यू कर लेंगे, और इन केस आप लोग कहेंगे तो बाद में नेक्स्ट टाइम भी हम इस चीज को कर सकते हैं। तो दैट इज अप टू यू, अगर आप कहेंगे तो आई विल कंटिन्यू विद इट, और आप कहेंगे तो हम बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में यहाँ पे दो सर्किट थे, एक हमने यहाँ पे क्या ले रखा था, ये ले रखा था ऑल्टरनेटिंग करंट का, दूसरा सर्किट हमने जो ले रखा था वो लिया हुआ था यहाँ पे डीसी वाला। तो इसलिए दोनों में, एक में एच आया आपके पास में आई नॉट स्क्वायर आर टी अपॉन 2, दूसरे वाले में हीट हमारे पास है आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर टी। जब ये हीट बराबर होगी तभी हमें आई आर एम एस की वैल्यू मिलेगी। तो हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं, आई नॉट स्क्वायर आर टी अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर आर टी अपॉन आई नॉट स्क्वायर आर टी आई आर एम एस, दिस विल बी आई आर एम एस इंटू आर टी। आई आर एम एस की वैल्यू चाहिए तो आर टी से आर टी कैंसिल हो गया, हमारे पास में क्या आ गया, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 रह गया। अगर इस स्क्वायर को हटाते हैं तो हमें इसके ऊपर रूट लगाना पड़ेगा पूरे के ऊपर, जब रूट लगाएंगे तो आई नॉट स्क्वायर जो है वो तो हमें आई नॉट मिल जाएगा, और जो 2 है उसके ऊपर √2 हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये √2 रहेगा। उसके बाद है हमारे पास में √2 की अगर हम वैल्यू लिखते हैं तो 0.707 आई नॉट। ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत बेटा एक्चुअली क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट में जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिकल पार्ट है और थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा कम है। तो जब भी हम मैथमेटिकल पार्ट को करते हैं तो हम लोगों को लगता है ऐसा, स्पेशली जो बायो के बच्चे होते हैं उनको मैथमेटिकल पार्ट में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो इसलिए अभी जो मैं कर रही हूँ वो क्या कर रही हूँ, सिर्फ मैथ्स का जो मेन मतलब स्टेप बाय स्टेप हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, मतलब स्टेप्स में कहाँ कैसे मैथ्स आ रही है वो मैं आप लोगों को पहले एक बार बता रही हूँ। अगर हमें स्टेप बाय स्टेप पता होगी, उसके बाद में जब हम पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार दोबारा से जब अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें एग्जैक्टली पता रहेगा कि ये कैसे आया। थ्योरी तो हम कभी भी पढ़ के कैसे भी समझ सकते हैं, बट मैथ्स वाला जो पार्ट है उसमें स्टेप बाय स्टेप एक एक मेन मतलब इसके बाद ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, वो चीजें अगर क्लैरिटी में हो जाएगी तो ये चीजें इजी हो जाती है। क्योंकि ये डिफिकल्ट है थोड़ा सा टॉपिक, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट का जो टॉपिक है दैट इज अ डिफिकल्ट टॉपिक। आप लोगों को लगता है मैथ्स ज्यादा है तो बायो वालों को इसमें कंफ्यूजन रहता है। तो मेनली मैंने बायो वाले बच्चों को ध्यान में रखते हुए जो ये मैथ्स है उसका बिल्कुल टॉपिक, मतलब जिसे कहते हैं ना बहुत बेसिक्स के साथ मैंने आपको ये चीज बताई है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होगे कि इतना बेसिक्स क्यों बता रही हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है, इसीलिए ताकि मैथ्स क्लियर रहेगी, फिर जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगी तो आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली और बहुत समझ पाएंगे कम टाइम में। अभी टाइम ज्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि बहुत बेसिक्स, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स मैं आपको करवा रही हूँ। तो आई आर एम एस हमारे पास क्या आ जाता है, आई आर एम एस हमारा पीक वैल्यू का आ जाएगा 70%, तो 0.707%, ठीक है। चलो अभी हम सिर्फ 2 टॉपिक और करते हैं, उससे ज्यादा टॉपिक्स आज हम कवर नहीं करेंगे। मीन वैल्यू और आरएमएस वैल्यू जो थी वो हमने अभी कर ली। मीन वैल्यू में हमने चार्ज के कॉन्सेप्ट को पढ़ा, आरएमएस में हमने किसके कॉन्सेप्ट को पढ़ा, हीट के कॉन्सेप्ट को। अब देखो, अब जब मैं आपको बता रही हूँ तो कितना जल्दी होगा। जो बच्चे कह रहे थे ना बहुत मतलब लेंदी लग रहा है, अब कितना जल्दी होगा। मैंने कहा आई आरएमएस पता करना है। आई आरएमएस में 2 सर्किट बनाओ, ये रेजिस्टेंस लगाया, यहाँ पे एक आपने ऑल्टरनेटिंग करंट, आप यहाँ पे दूसरे एक सर्किट बनाओ जिसमें आपने डीसी करंट लगाई, यहाँ पे आई आरएमएस है, यहाँ पे आपका करंट है, ठीक है। ये जो करंट है ये करंट हमारा आई नॉट साइन ओमेगा टी हम बोल रहे हैं। यहाँ पे जो करंट आ रहा है आई आरएमएस है, वो हम कहते हैं यहाँ पे जब दोनों में सर्किट में हीट बराबर हो जाएगी तो
तो हमें यहाँ पे IRMS की वैल्यू मिल जाएगी, ऐसा हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो हीट का कॉन्सेप्ट है, हीट में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। किसी छोटे से टाइम पीरियड के लिए पहले हीट पता करते हैं और फिर उसे हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें टोटल सर्किट के लिए, टोटल साइकिल के लिए हीट पता चल जाएगी। DH का इंटीग्रेशन H हो जाएगा, I की जगह I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर डॉट डी टी लिख दिया। अब I नॉट और R को कॉमन ले लो तो H हमारे पास हो गया I नॉट स्क्वायर इंटू आर, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी हमारा जो है वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। यहाँ पे लिमिट लगा दो इसकी 0 से t तक की। उसके बाद में h आ गया I नॉट स्क्वायर r अपॉन ओमेगा 1 डॉट डी टी माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी साइन 2 ओमेगा टी अपॉन ओमेगा 0 टू t। t की वैल्यू पुट करोगे पाई के बराबर आएगी, 0 हो जाएगा। आपके पास h क्या आ जाएगा I नॉट स्क्वायर आर टी अपॉन ओमेगा। इसको और इस वाली वैल्यू को, इस वाले सर्किट की वैल्यू को एक दूसरे को इक्वेट करोगे आपको IRMS मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट पता होगा, बहुत इजीली आप इस चीज को कर पाओगे, तो इसलिए थोड़ा सा डिटेल में बताया बच्चों। अब चलो, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सर्किट में सिर्फ और सिर्फ किसको इंक्लूड कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को। हमने कोई भी एक सर्किट बनाया जिसमें यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया और एक यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट लगा दिया, ठीक है। सप्लाई, ऑल्टरनेटिंग सप्लाई हम लोगों ने यहाँ पे लगा दी। ऑल्टरनेटिंग सप्लाई लगा के जो करंट आता है दैट इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। अगर EMF को लोगे तो इट विल बी E नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास में इस तरह से कुछ आ जाएगा, ठीक है। अगर आप रेजिस्टेंस यहाँ पे ले रहे हो तो रेजिस्टेंस में V इज इक्वल्स टू IR होता है, तो R हमारा किसके बराबर हो जाएगा, V अपॉन I। EMF ले रखा है तो E अपॉन I के बराबर R आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात हम लोगों ने यहाँ पे कर ली। V इज इक्वल्स टू IR होता है, हमने IR पुट किया, ठीक है। और हमारा E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी है, तो E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी हमने यहाँ पे पुट कर दिया, क्योंकि V और ये E ये दोनों तो सेम ही होते हैं, तो E इज इक्वल्स टू IR भी हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए IR इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। अगर I चाहिए तो R को नीचे लेके आएंगे तो दिस विल बी E नॉट अपॉन R साइन ओमेगा टी। तो करंट क्या मिल गया, E नॉट अपॉन R हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी द पीक वैल्यू और द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। इस तरह से आपको ये वैल्यू मिलेगी, ओके। चलो ठीक है, अभी एक बार आप लोग मुझे बताइए कि जो ये AC वोल्टेज अप्लाइड टू ए रेजिस्टर, कैपेसिटर और जो इंडक्टर है वो आप आज ही करना चाह रहे हैं या फिर कल की क्लास में करेंगे? जल्दी से आप मुझे बता दीजिए। अगर आज ही करना है तो मैं आज करवा देती हूँ, ओके। एक बच्चे ने बोला है कि आज ही करना है, ओके। बाकी के बच्चे भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं, उनको क्या लग रहा है अगर आज करना है, क्योंकि थोड़ा सा चैप्टर ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा मैथ्स है, तो कई बार बच्चों को ऐसे लग जाता है कि मैम 1 घंटे की क्लास हो गई, 1.25 घंटे की हो गई, तो हो सकता है कि अब आगे थोड़ा सा हमें ज़्यादा लगने लग जाए, ओके। तो करवा दूं फिर आज ही, ठीक है बच्चों। तो अब आज ही हम लोग इस चीज़ को ले लेते हैं। देखो इस चीज़ में हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा रहे हैं किसी भी सर्किट में और उससे AC वोल्टेज को पास करवा रहे हैं। जब हम इसमें AC वोल्टेज है, AC एक ऑल्टरनेटिंग करंट होगा, एक वोल्टेज होगा, हमें अब यहाँ पे देखना है कि वो करंट और जो वोल्टेज की वैल्यू है वो किस तरह से यहाँ पे वेरी कर रही है, या फिर वोल्टेज कैसे आ रहा है, करंट कैसे आ रहा है, इनका आपस में एक रिलेशन देखना है। तो वो रिलेशन देखने के लिए सबसे पहले हम एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे, जिस सर्किट डायग्राम में हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रखा है, और जो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस जो है हमारा, और यहाँ पे अगर V इज इक्वल्स टू IR हमें पता है वोल्टेज होता है, क्योंकि V की जगह हम EMF लेते हैं तो हम
E इज इक्वल्स टू आई आर फ्रॉम दी ओम्स लॉ यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे E इज इक्वल्स टू आई आर लिख दिया। अब देखो कोई भी AC सोर्स जब हम लेते हैं तो हम I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखते हैं, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी लिखते हैं। आपने EMF ले रखा है और आपको करंट पता करना है, तो हम क्या करेंगे, इस करंट को नहीं ले रहे हैं, हम EMF से स्टार्टिंग करेंगे। हो सकता है कि हमें करंट दिया हुआ हो और EMF पूछ ले, तो उस वाले केस में हम करंट को यहाँ पे कंसीडर करते हैं। बट अभी हमें करंट पूछा है इसलिए EMF की वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं। E इज इक्वल्स टू आई आर भी होता है, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी भी होता है। जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो I आएगा ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। तो I क्या आ गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर आ गया। अब यहाँ पे एक चीज जो ध्यान रखने वाली है वो क्या है, आप देखो जो ये मैक्सिमम और पीक वैल्यू आई है करंट की, वो किसके बराबर आई है, वो आपके पास बराबर आई है EMF डिवाइड बाय रेजिस्टेंस के। और ये EMF किसको, वोल्टेज समझ लो इसको, है ना, ये वोल्टेज है, तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय R मतलब रेजिस्टेंस। मैं कहती हूं अगर ये कोई वैल्यू है, अगर इस वैल्यू को हम रेजिस्टेंस से डिवाइड कर रहे हैं तो मतलब इसकी वैल्यू तो कम आएगी ना। मतलब मैथ्स के पर्सपेक्टिव से समझना, आपके पास में कोई भी, मैंने कहा यहाँ पे ई नॉट जो है मेरा वो 10 है, मेरे पास रेजिस्टेंस जो है वो 2 है। अगर मैं आई नॉट देखती हूँ तो आई नॉट अगर मैं ई नॉट अपॉन 2 कर दूं तो 10 अपॉन 2, तो मतलब बहुत ऑब्वियस है मेरे पास आई नॉट की वैल्यू कम मिलेगी, क्योंकि वो कुछ रेजिस्टेंस यहाँ पे जो लग रहा है उसकी वजह से क्या हो गया, आई हमारा कम हो गया। तो यहाँ पे जब भी हम किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं तो जो हमारा E होता है, मतलब जो वोल्टेज होता है वो ज्यादा होता है थोड़ा सा, और जो करंट होता है उसकी वैल्यू थोड़ी कम होती है। करंट की वैल्यू कम क्यों लेते हैं, क्योंकि ये डिवाइड बाय R आ गया, इसलिए हम करंट की वैल्यू यहाँ पे कम लेते हैं। ठीक है, अगर हम रेजिस्टेंस को किसी भी AC सर्किट में लगा लो या फिर रेजिस्टेंस को किसी DC सर्किट में लगा लो, ये हमेशा क्या करेगा, ये हमेशा जो भी हमारा करंट है उसको किसी एक फैक्टर से कम कर देगा। तो मतलब रेजिस्टेंस तो चाहे AC में लगो चाहे DC में लगो, कहीं पे भी लगो, वो क्या करता है, वो हमेशा अपोजिशन करता है, ये हमेशा AC या DC दोनों की जो वैल्यू है उसे कम करता है, हमेशा कम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो करंट और वोल्टेज है उनमें हम कह रहे हैं, देखो वोल्टेज ई नॉट साइन ओमेगा टी है, करंट हमारा आई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो मतलब इसका जो फेज है इसे हम फेज कहते हैं, ओमेगा टी प्लस जो भी रहता है साइन ओमेगा टी। अगर इन दोनों को आप कंपेयर करो तो यहाँ ओमेगा टी, यहाँ ओमेगा टी, यहाँ साइन, यहाँ आई नोट, यहाँ ई नोट, यहाँ ई, तो मतलब दोनों कैसी आ रही है, ऑलमोस्ट इक्वल आ रही है। और जो ये ओमेगा टी है ये दोनों में एक जैसा आ रहा है, तो मतलब ये कैसी है, ये दोनों सेम फेज में है। तो जब भी एक रेजिस्टर को अप्लाई किया जाता है किसी भी सर्किट में, तो वहां पे जो फेज होता है करंट और वोल्टेज का वो हमेशा सेम रहता है। अब फेज सेम होने से हमारा क्या मतलब है, फेज सेम होने से मतलब है अगर करंट कुछ ऐसे जा रहा है तो वोल्टेज जो है वो भी हमारा कैसे जाएगा, वो भी कुछ ऐसे ही जाएगा। ये दोनों एक ही, ये वाला पॉइंट दोनों का सेम रहेगा, इसको अलग अलग नहीं दिखाना ना, द पॉइंट विल बी सेम दोनों का। तो पॉइंट हमेशा कैसा रहेगा, सेम। ऐसे अगर आपने यहाँ पे ये करंट बनाया तो वोल्टेज जो है वो भी कैसा बनेगा, वो भी सेम फेज में ही जाएगा। लेकिन करंट हम थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे नीचे दिखाते हैं और जो EMF है उसे ऊपर दिखाते हैं। इसका क्या कारण है, इसका अभी जो मैंने आपको कारण बताया कि जो I था वो किसके बराबर था, E अपॉन R, मतलब किसी फैक्टर R से हमारा I कम हो गया, तो इसलिए हम इसे थोड़ा सा ऐसे एम्पलीट्यूड में कम दिखाते हैं, और जो E है उसका एम्पलीट्यूड थोड़ा सा ज्यादा दिखाते हैं जब हम इसे वेव फॉर्म में बनाते हैं। बाकी दोनों का फेज हम हमेशा सेम बनाएंगे, फेज में हमेशा ये वाला, मतलब ये 0T 2T 3T ऐसे जो भी होगा वो हमेशा सेम रहेगा। तो जब भी कोई रेजिस्टर लगाया जाता है तो करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में रहती हैं, सेम फेज में रहती है, करंट थोड़ा सा कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू वोल्टेज।
अब हमें क्या करना है, इसको फेजर डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। फेजर डायग्राम क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसको हम रोटेट करवा सकते हैं, मतलब एक से दूसरी तरफ इस तरह से जिसका रोटेशन करवाया जा सकता है, दैट इज नोन एज द फेजर। तो रोटेटिंग वेक्टर जो है हमारा, उसे हम फेजर कहते हैं। ये टाइम के साथ में वेरी करता रहता है। ई नॉट और आई नॉट को हमें क्या करना है, फेजर डायग्राम में बताना है। तो देखो, हमने इधर क्या ले रखा है, इधर हमने टाइम ले रखा है, इधर की साइड में हम करंट ले रहे हैं। तो हमने कहा जो आई हमारे पास आया वो आया आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये जो ओमेगा टी है इसे कैसे, ये वाला जो, ये हमने कोई भी एक ऐसे वेक्टर बना दिया जो क्या दिखा रहा है, आई नॉट को दिखा रहा है। इसका जो ये एंगल है वो हम यहाँ एक्स एक्सिस से होता हुआ इसका एंगल ओमेगा टी लगा दिया हमने। उसके बाद अगर ईएमएफ दिखाना है तो वो भी कैसा होता है, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों का फेज दोनों का सेम है, इसका भी एंगल ओमेगा टी बन रहा है और जो E है उसका भी एंगल ओमेगा टी बन रहा है। तो जब दोनों का एंगल ओमेगा टी बन रहा है तो E हमारा यहाँ पे है और I हमारा भी इधर ही है, क्योंकि एंगल तो दोनों का सेम है ना, तो इसलिए दोनों को अलग अलग नहीं बना सकते। तो एक ही वेक्टर से दोनों रिप्रेजेंट होते हैं, यही आई नॉट है, यही ई नॉट है। बस जो आई नॉट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू थोड़ी सी कम होती है, ई नॉट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो थोड़ी सी ज्यादा लेते हैं। तो आई नॉट को हमेशा यहाँ पे नीचे की तरफ लिखना क्योंकि इसकी वैल्यू थोड़ी कम होती है, और ई नॉट को हमेशा यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लिखना मैक्सिमम वैल्यू के लिए, जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, पीक वैल्यू। इस तरह से सेम फेज में ये आएगा। अगर हम इसे वेव की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वेव में देखो, जैसा कि मैंने बताया था कि आई को हम थोड़ा सा कम लिखेंगे क्योंकि ये किस फैक्टर से, ई बाई आर फैक्टर, एक आर फैक्टर से कम हो गया है, इसलिए ये एम्पलीट्यूड में कम रहेगा और जो ई है उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो ई का एम्पलीट्यूड ज्यादा, आई का एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कम। कोई भी रजिस्टर को जब हम सर्किट में लगाते हैं तो फेज उसका सेम रहता है, ओमेगा टी ही दोनों का फेज रहेगा, बस आई की वैल्यू थोड़ी सी एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, ई का एम्पलीट्यूड थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। ये इतना सा ही फर्क आता है, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं आता। डीसी में भी सेम वर्क करता है और रेजिस्टेंस, और एसी में भी सेम वर्क करता है। एक बार रिपीट कर देती हूं मैं आपको। रजिस्टर के केस में हमने कोई एसी सप्लाई ले रखी है, उसके साथ में हमने रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाया है, ये करंट आई इसमें से फ्लो हो रहा है और हमसे पूछ रहे हैं ईएमएफ और जो करंट है उसमें किस तरह का रिलेशन आता है। तो हमने कहा अगर यहाँ पे E लिया है तो दिस इज E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ओम्स लॉ से हमें पता है E इज इक्वल्स टू आई आर के बराबर होता है। तो हम आई आर को किसके बराबर पुट कर देंगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर पुट करेंगे। यहां से आई हमें मिल जाएगा ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। अब देखो ये ई किसके बराबर है, वी के बराबर होता है ना, ओम्स लॉ से हमें पता है वी अपॉन आर किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है, ओम्स लॉ में यही कहता है। तो अगर वी की जगह हमने ई लिख रखा है तो हम इसे ई अपॉन आर लिख के आई लिख देंगे। अब यहाँ पे ई नॉट है तो ये क्या हो जाएगा, ये आई नॉट हो जाएगा। तो इसलिए ई नॉट अपॉन आर हमारा किसके बराबर आ गया, आई नॉट के बराबर आ गया। तो दिस आई विल बी इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ई के लिए हमारे पास में क्या है, ये रिलेशन, आई के साथ हमारे पास में क्या रिलेशन आई है, ये वाली। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करो तो हम क्या देखते हैं, ई की जगह ई है, आई नॉट की जगह हमारे पास ई नॉट है, साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। फेज दोनों का कैसा है, सेम फेज है, तो फेज चेंज नहीं हो रहा। तो फेज चेंज नहीं हो रहा तो मतलब ओमेगा टी यहाँ पे अगर ई के लिए बन रहा है तो वही किसके लिए भी बनेगा, आई के लिए भी। तो दोनों जो वेक्टर्स हैं वो ओमेगा टी पे ही बनेंगे, बस आई की वैल्यू थोड़ी कम रहेगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो ई है उसकी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा यहाँ पे रहेगी। अगर वेव की फॉर्म में हम इन्हें दिखाएंगे तो आप आई को थोड़ा सा छोटा दिखाना और ई को थोड़ा बड़ा दिखाना,
बाकी दोनों का फेज एक साथ रखना है। ये क्लियर हुआ क्या? एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर ओनली, ये वाला जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ क्या आप लोगों का? जल्दी से बता दीजिए मुझे। अगर किसी सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस लगा रखा है और उसको आप सॉल्व करते हो तो क्या कर सकते हैं? ओके, ठीक है। यस, जल्दी से मुझे बता दीजिए, ये वाला टॉपिक क्लियर है क्या? रेजिस्टेंस अप्लाइड टू एन एसी सर्किट, इज इट क्लियर टू यू? ओके, ठीक है, तो ये वाला हमारे पास में क्लियर है सब लोगों का। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट द इंडक्टर, कि अगर हमने इंडक्टर लगा रखा है या फिर इसी में ही पहले पावर भी हमें पता करनी है तो पावर को भी हम सॉल्व करना होगा। देन वी विल टॉक अबाउट द एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। ठीक है, तो ये जो आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे, इन सारे टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें करेंगे। और इसके अलावा अगर आपको ये कंप्लीट चैप्टर का जो भी क्लासेस चाहिए, जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, तो उसके लिए आप लोग ऐप पे जाके जो कोर्स है उसको परचेज कर सकते हो। और परचेज करने के लिए आप लोग मुझे एक बार मैसेज कर देना, तो जो भी कोड होगा वो मैं आपको दे दूंगी, ताकि आप लोगों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा चीप पड़ेगा, बहुत कम पैसों में आपको ये मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास का जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा और ऐप पर भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके जो नोट्स होंगे वो आपको ऐप पर मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय। बेटा प्राइस वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ होगा, बट आप मुझे एक बार व्हाट्सएप कर देना। व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपको एक कोड दे दूँगी, उस कोड से आप लोगों को बहुत चीप ये हो जाएगा, काफ़ी कम प्राइस में मिल जाएगा। प्लस आप लोग वहाँ पे बोल भी सकते हो कि आपने मेरी क्लास अटेंड करी थी और मुझसे कोड लेके यू कैन बाय इट। बेटा कल क्लास जो नेक्स्ट क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपके पास में इधर इट विल कम ऑन द व्हाट्सएप और इट विल बी ऑन द ऐप। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए तो वो आपको पेड कोर्सेज में मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा नोट्स अगर आपको चाहिए तो नोट्स के लिए ऐप पे कल कल अपलोड हो जाएंगे और व्हाट्सएप पे भी आप लोगों को कल या परसों तक ये नोट्स मिल जाएंगे। मतलब व्हाट्सएप पे बाद में मिलते हैं, पहले ऐप पे अपलोड हो जाते हैं, तो आप ऐप से इसको डाउनलोड कर लेंगे। हैंड रिटन नोट्स हैं बेटा, काफ़ी डिटेल में मैंने इनको बना रखा है, और जो बायो के बच्चे हैं उनके लिए ये काफ़ी यूज़फुल रहेंगे, क्योंकि ये चैप्टर में मैथ्स बहुत ज़्यादा है। मैथ्स बहुत ज़्यादा है तो आपको बिल्कुल 1 बाय 1 एकदम बेसिक के साथ में मैंने पूरी मैथ्स यहाँ पे सॉल्व कर रखी है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू टुमारो।